मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम, श्वसन तंत्र चल रहा था। श्वसन तो सभी करते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सभी श्वसन करते हैं। देखिए बच्चों, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस आपको बताया था शरीर के अंदर ली जाती है, और जब ऑक्सीजन गैस को अंदर लिया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है अंतः श्वसन या निश्वसन। ये कहां से ली गई ऑक्सीजन? पर्यावरण से, वायुमंडल से, पर्यावरण से, बाहर से, श्वसन की क्रिया में। देखिए बच्चों, फिर शरीर में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से? शरीर से वापस कहां निकाल दी जाती है? वायुमंडल में या पर्यावरण में भेज दी जाती है, छोड़ दी जाती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बाहर निकालना किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। यह कहलाता है बहिश्वसन या उच्छ्वसन। तो देखिए, ऑक्सीजन गैस का शरीर के अंदर प्रवेश करना, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का अंदर लेना, इनहेल, अंतः श्वसन या निश्वसन कहलाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो शरीर से बाहर निकाल दी जाती है पर्यावरण में, और यह कहलाता है बहिश्वसन या उच्छ्वसन। पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी क्या करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन गैस तो लेते हैं श्वसन की क्रिया में, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। सभी पेड़ पौधे भी श्वसन में ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम श्वसन तंत्र के भाग देखेंगे। श्वसन तंत्र के 3 भाग हैं बच्चों। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। श्वसन तंत्र के 3 भाग हैं, ऊपरी, निचला और श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र में अगर हम देखें बच्चों तो कौन कौन से अंग आते हैं? नाक, मुख, ग्रसनी और कंठ। और क्या आता है? कंठ। साफ नहीं दिखाई दे रहा आपको कंठ लिखा हुआ? कंठ। ग्रसनी को 3 भागों में बांटा है बच्चों। नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। कंठ आता है बच्चों, कंठ में 9 प्रकार की 9 उपास्थियां पाई जाती हैं बच्चों। कितनी? 9। और इन्हीं उपास्थियों के छल्ले पाए जाते हैं, लाइक ए दिस, इस तरीके से छल्ले उपास्थि के बने होते हैं, जो क्या करते हैं? आगे ये क्या करते हैं कि जो कंठ है उसको हवा जब आती है तो पिचकने से रोकते हैं। तो 9 उपास्थियों के छल्ले पाए जाते हैं, और इन्हीं छल्लों में से जब हवा आती है तो क्या होता है कि ध्वनि उत्पन्न करती है। जब हम बोलते हैं तो हवा प्रवेश करेगी और ध्वनि उत्पन्न करती है। इसके बाद आता है बच्चों निचला श्वसन तंत्र।
निचले श्वसन तंत्र में देखिए कंठ तक वायु आ जाती है, उसके बाद शुरू हो जाती है, कंठ तक आ गई है, उसके बाद शुरू होती है श्वास नली, बड़ी वाली होती है श्वास नली, और श्वास नली आगे दो भागों में बढ़ जाती है, श्वसनिका में, दो श्वसनी में बढ़ जाती है, दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट। श्वसनी आगे उसमें भी इसी प्रकार से होगा, श्वसनी आगे छोटी और श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, श्वसनिकाएं और पतली नलियां हो जाती हैं। इसके बाद श्वसनिकाएं और पतली होकर कूपिका वाहिनी बनाती हैं, कूपिका वाहिनी, और कूपिका वाहिनी आगे एक गुब्बारे जैसी संरचना बनाती है, छोटे छोटे गुब्बारे जिन्हें हम कहते हैं कूपिका। और ये श्वसनिकाएं, कूपिका और ये सब कहां पाई जाती हैं? फेफड़ों के अंदर। तो ये फेफड़ों की संरचना है जिसके अंदर छोटी छोटी श्वसनिकाएं, कूपिका वाहिनी और कूपिकाएं पाई जाती हैं। तो ये होंगे बच्चों फेफड़े, और फेफड़े दो प्रकार के होंगे, एक तो लेफ्ट और एक राइट। मांसपेशियों में जो आता है वो आता है डायफ्राम, जो उदर गुहा के ऊपर और लंग्स के बिल्कुल नीचे इस तरीके से पाया जाएगा, चपटा। बाद में चपटा होता है, फिर सिकुड़ जाता है, तो इसमें संकोचन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये मांसपेशियों का बना होता है। तो अब हम एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, ये आपको शॉर्टकट में याद करने के लिए बताएं। ऐसे ही लेफ्ट में होंगी और ऐसे ही किस में होंगी? राइट में। तो बच्चों हमने ये श्वसन तंत्र के भाग देखे, और हम डायग्राम देखते हैं। अभी आपको दिखाती हूं मैं डायग्राम, देखिएगा जरा। ये आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, देखिए ये श्वसन तंत्र का डायग्राम है। यहां आप देख सकते हैं ये नाक है, ये मुख। श्वसन का मेन जो मुख्य अंग है, जो मुख्य जहां से वायु प्रवेश करती है, वो है नाक। और ये जो नाक है, आप अपने पास भी देख सकते हैं, अपनी नाक को भी। तो ये बाहर से नाक होती है, अंदर एक पतली उपास्थि, उसके द्वारा ये डिवाइड हो जाती है और श्लेष्मा की परत पाई जाती है। नाक में ही बाल पाए जाते हैं बच्चों। जब श्वसन किया जाता है तो कोई वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, जो मिट्टी के डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको रोकने का काम करते हैं नाक में उपस्थित रोम या बाल।
श्लेष्मा पाई जाती है नाक के अंदर, श्लेष्मा का स्तर पाया जाता है। लिसलिसा पदार्थ स्त्रावित करते हैं, श्लेष्मा स्त्रावित करते हैं। जब नाक के बालों से भी कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह नहीं रुकते हैं तो श्लेष्मा में अंदर जाके चिपक जाते हैं और इस तरीके से हमारे नाक में एक बहिस्त्राव के रूप में बाहर भी निकाल दिए जाते हैं। कौन? बैक्टीरिया वगैरह। वायु नाक से जाती है तो यहां पर देखिए रोम के कारण, श्लेष्मा के कारण वायु छनती है, तो नाक से जो वायु प्रवेश करेगी वो शुद्ध वायु होती है। नाक, ये नासा गुहा है, ये तो देखिए नासा छिद्र है और यहाँ पे नासा गुहा है और यहां से नासा मार्ग है ये। और ये जो नली होती है पतली सी जो नाक से निकलती है उसे कहते हैं हम नासा ग्रेसनी। क्या कहेंगे? नासा ग्रेसनी। आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, जैसा एरो देखिए, एरो अलग से देखिए, ये एरो जहां चल रहा है आप अपनी निगाहें वहां पर देखेंगे, अपनी निगाहें वहां पर टिकाइए कि देखिए ये एरो जहां चल रहा है तो ये क्या है बच्चों? नासा ग्रेसनी। इधर हम देखते हैं यहां पर मुख है, मुख से भी कई बार देखिए जुकाम लग जाती है, नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है तो हम मुंह से भी सांस लेते हैं, तो मुख से भी कई श्वसन क्रिया करी जाती है। और मुख क्या है? श्वसन का द्वितीय अंग है श्वसन करने के लिए। पहला अंग तो है नाक, द्वितीय अंग है मुख। और वायु कहां? मुख से भी प्रवेश करती है शरीर के अंदर, लेकिन यहां पर वायु को शुद्धिकरण के लिए कोई रोम या कोई अन्य नहीं होता, तो क्या होता है यहां से जो प्रवेश करेगी वो वायु बिल्कुल शुद्ध नहीं होती, लेकिन नाक से जो प्रवेश करेगी वो शुद्ध हो जाती है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहां पर श्लेष्मा पाई जाती है और रोम पाए जाते हैं। अब मुख से जो नली निकलती है इसे कहते हैं मुख ग्रेसनी। अब आप देखिए बच्चों, ये मुख ग्रेसनी है और नासा ग्रेसनी है, दोनों यहां पर आके मिलती हैं। जहां पर ये आके मिलती हैं उसके बाद शुरू होती है बच्चों कंठ ग्रेसनी, और जो क्या करती है? कंठ में ले जाती है बच्चों वायु को। ठीक है, तो पुरुषों के अंदर आप देख सकते हैं उभार सा होता है। उभार इसलिए होता है क्योंकि कंठ के अंदर 9 प्रकार की उपास्थियां पाई जाती हैं, और ये उपास्थि क्या करती हैं? कंठ को एक तो चिपकने से रोकती हैं, दूसरा क्या है कि जब वायु प्रवेश करती है, जब हम बोलते हैं, देखिए आप बोलिए आ, तो ए बोला हमने, तो देखिए ए बोलने से हवा अंदर गई और वो क्या करती है कि यहां पर कंठ में जो विभिन्न उपास्थियां हैं उनसे टकराती है, और टकराने से यहां पर कंठ में क्या होते हैं? कंपन उत्पन्न होते हैं, और कंपन उत्पन्न होने के कारण हमें ध्वनि निकाल पाते हैं हम लोग। आगे देखिए बच्चों, फिर क्या होता है कि ये जो कंठ ग्रेसनी है, आगे यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर वायु और वायु मार्ग और आहार जो नाल है उसके लिए डिवाइड करने के लिए, उन दोनों को अलग अलग पृथक करने के लिए एपिग्लोटिस पाया जाता है। ये एपिग्लोटिस है, ये क्या करता है? श्वसन मार्ग को और आहार नाल को अलग करता है एपिग्लोटिस। ये ढक्कन होता है, ये ढक्कन क्या होते हैं? 2 ढक्कन पाए जाते हैं, एक तो कहां पे? आहार नाल पर, और कहां पाया जाता है बच्चों? घाटी ढक्कन बोलते हैं इसे, एक पाया जाता है श्वसन नली के ऊपर। अब आगे देखें तो ये आगे जाके श्वास नली आ जाती है बच्चों। ये श्वास नली आ गई है क्योंकि आहार नाल या आहार की जो नली है वो अलग हो गई है एपिग्लोटिस के द्वारा, यहां पर आ जाती है श्वास नली। देखिए ये डायग्राम जैसा कि आपको दिख रहा है, ये देखिए यहां श्वास नली आगे जाती है, और देखिए यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या पाया जाता है? पसलियों का पिंजरा पाया जाता है। पसलियां होती हैं, पसलियों का पिंजरा पाया जाता है, और पसलियों के पिंजरे के अंदर ये 2 लंग्स, 2 फेफड़े होते हैं। देखिए पसलियों के पिंजरे के अंदर है। यहां पर श्वास नली आगे जाके 2
श्वसनियों में बढ़ जाती है और आगे जाके फिर और पतली महीन वाहिनियां निकलती हैं, जैसा कि हम अभी आगे आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर श्वास नली श्वसनिकाओं में बट गई है, दो श्वसनिका हो गई, एक तो दाई और एक बाई। और ये दाई और बाई श्वसनिका कहाँ खुलती है बच्चों? फेफड़ों में खुलती है। ये फेफड़े हैं, ये रहे। इन फेफड़ों के अंदर देखिए बच्चों, इधर हम देख सकते हैं, ये अलग से डायग्राम दिखाया है आपको। यहाँ पर श्वसनिकाएं हैं, ये श्वसनिका से वायु यहाँ आती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कूपिका वाहिनी पाई जाती है, जो वायु को, छोटी छोटी नली पाई जाती है जो छोटे छोटे गुब्बारे जैसे ये कूपिकाएं हैं इनमें खुलती है। अब वायु कहाँ आ जाती है? इन कूपिकाओं में आ जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। बच्चों जैसा मैंने आपको बताया है डायग्राम आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से आपको डायग्राम देखिए ये बनाना है। एग्जाम के अंदर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि श्वसन तंत्र का वर्णन कीजिए, या श्वसन तंत्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है तो आपके पास उसको पढ़ के देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। फिर जब आप श्वसन तंत्र का चित्र बनाएंगे तो बच्चों देखिए इस तरीके से आपको ये चित्र बनाना है। ये चित्र आप बनाएंगे और जब ये मैंने आपको ये दिखाया है, जब हमें उसका आंसर लिखना है चित्र बनाने के बाद, तो हमने जैसे जैसे आपको समझाया वैसा का वैसा आप अभी मेरा सुन रहे हैं, तो वैसा का वैसा आप ध्यान पूर्वक सुनिए। क्योंकि अगर आप ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो साथ ही आपके दिमाग में देखिए डायग्राम भी दिख रहा है, मैं बोल भी रही हूं तो साथ ही साथ आपके दिमाग में ये फीड हो जाएगा और आपके दिमाग के अंदर ये डायग्राम अगर फिक्स हो गया है, जैसा कि दिखाया गया है चित्र, ये डायग्राम अगर आपके दिमाग में फिक्स हो गया तो आप जैसा मैं बोल रही हूं ऐसा का ऐसा ही लिख दें तो भी आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे बच्चों। क्योंकि बुक के अंदर हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन जब हम बोलते हैं तो जैसा हम बोल रहे हैं वैसा भी हम लिख दें तो हमारे लिए आंसर लिखना इजी होता है। क्योंकि हमारी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ना लिखें, डायग्राम भी नहीं बनाए। तो देखिए बच्चों डायग्राम कितना इजी है। ये नाक है, ये मुंह है, यहां से आपको दो नलियां निकालनी है। ये इस तरीके से आगे जाके फिर एक नली हो जाती है, फिर कंठ आ जाता है, फिर ये श्वास नली आ जाती है और इस तरीके से आगे ये श्वसनी है जो आगे श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। श्वसनिकाएं आगे जाके देखिए ये फेफड़े हैं, गुब्बारे जैसी संरचना है जो कहां पाई जाती है बच्चों? अस्थि पिंजर के अंदर। ये यहां तक जो हमारा है, ये यहां तक का जो हिस्सा है एपिग्लोटिस तक का, वो होता है हमारा क्या बच्चों? ऊपरी श्वसन तंत्र। और ऊपरी यहां एपिग्लोटिस के बाद जो यहां तक का हिस्सा है ये आता है निचला श्वसन तंत्र। और यहां पर देखिए बच्चों ये पसलियां ये आपको दिखाई दे रही हैं इस तरीके से, और ये जो संरचना है उपास्थि की बनी हुई देखिए ये होता है बच्चों डायफ्राम। मांसपेशियों का बना हुआ है बच्चों ये डायफ्राम। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम को। देखिए अभी बच्चों वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं।
स्वागत है बच्चों आपका। तो हम आगे डायग्राम देखते हैं। देखिए देखिए बच्चों, ये आप देख सकते हैं, ये आपको दोनों फेफड़ों का डायग्राम दिखाया जा रहा है। देखिए ये पूरा का पूरा फेफड़े हैं, लंग्स हैं, इनका डायग्राम दिखाया जा रहा है। जो ये फेफड़े हैं ये 2 होते हैं संख्या में, यानी कि 1 जोड़ी होते हैं, और वक्ष गुहा में पसलियों के अंदर अस्थि पिंजर है जो पसलियों का, वहां पाए जाते हैं। और ये डायफ्राम के जस्ट ऊपर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे डायफ्राम है और इसके जस्ट ऊपर फेफड़े पाए जाते हैं। ये लचीले, कोमल और गुलाबी रंग के होते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 2। कैसे होंगे? लचीले, कोमल और गुलाबी रंग के। सॉफ्ट होते हैं बहुत बच्चों ये। और कहां पाए जाते हैं? वक्ष गुहा के अंदर और डायफ्राम के ऊपर। ये बहुत सॉफ्ट अंग है, इसलिए कहां होते हैं बच्चों? ये पसलियों के अंदर होते हैं। पसलियों का जो पिंजरा है उसके अंदर होते हैं। यहां आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया है राइट लंग, यानी कि दायां फेफड़ा। यहां पर ये वाला जो फेफड़ा है वो आप देख सकते हैं लेफ्ट लंग, यानी कि बायां फेफड़ा। दायां और बायां। आप देखिए बच्चों, ये जो दायां फेफड़ा है, ये जो दायां फेफड़ा है, इधर ये दायां फेफड़ा है और ये बायां फेफड़ा है। तो आप क्या देख रहे हैं? आपको दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा चौड़ा नजर आ रहा है और ये थोड़ा लंबा नजर आ रहा है। देख सकते हैं बच्चों, ये जो दायां फेफड़ा है, दायां राइट, ये कैसा है बच्चों? थोड़ा लेंथ में कम है, इसकी लंबाई थोड़ी कम है बजाय किसके? बाएं फेफड़े के। बाएं फेफड़ा आप देखिए, अगर आप नाप कर देखते हैं इस तरीके से हम तो देख सकते हैं, ये देखिए एरो के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि बाएं फेफड़े की लंबाई क्या है? ज्यादा, और दाएं फेफड़े की लंबाई क्या है? कम। ये आपको इस तरीके से अलग अलग से ये दिखाए हैं। ये देखिए खांच टाइप का दिखाया गया है। ये खांच टाइप का इसलिए दिखाया है, यहां पर आप देख सकते हैं कितने खांच दिख रहे हैं? 1 और 2। और ये खांच क्या कर रहे हैं? 3 हिस्सों में बट रहे हैं, 1, 2 और 3। यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों, तो यहां पर एक ही खांच है और ये कितने हिस्सों में बट रहा है? 2 हिस्सों में। तो हम बता सकते हैं कि दाएं फेफड़े में 3 पालियां होती हैं। पालियां बोलते हैं इन्हें, लॉब्स बोलते हैं। तो 3 पालियां हैं, 1, 2 और 3। और जो बायां फेफड़ा है इसमें आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 2 पालियां हैं। ये जो दायां फेफड़ा है बच्चों, थोड़ा सा साइज में, एक तो पालियों के कारण, दूसरा यहां पर लीवर पाया जाता है, उससे थोड़ा सा क्या होता है? ये ऊपर खिसक जाता है आमाशय और लीवर के कारण। तो यहां पर ये दाएं फेफड़ा है। दाएं फेफड़े में 3 पालियां हैं जिनको हम बोल सकते हैं सुपीरियर लॉब, मिडिल लॉब और इंफीरियर लॉब। 3 लॉब्स हैं, 3 पालियां हैं, ये देखिए। और यहां पर हम देख सकते हैं बायां फेफड़ा है और बाएं फेफड़े में 2 ही पालियां हैं, एक तो सुपीरियर और एक इंफीरियर। बीच वाली नहीं है, इसमें मिडिल नहीं है। तो आप फेफड़ों का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं क्या? कि फेफड़े 2 होते हैं, कोमल होते हैं, लचीले होते हैं, वक्ष गुहा के अंदर पाए जाते हैं और डायफ्राम के ऊपर पाए जाते हैं। दायां फेफड़ा लंबाई में बाएं फेफड़े की तुलना में कम लंबा होता है, यानी कि लंबा कौन है इसमें? बायां। तो हम कह सकते हैं कि दाएं फेफड़े की लंबाई बाएं की तुलना में कम होती है, लेकिन ये चौड़ा होता है। लेकिन दायां चौड़ा होता है और बायां थोड़ा सिकुड़ा होता है। कोई भी चीज जब फैल जाती है तो छोटी हो जाती है और लंबाई में अगर सिकुड़ती है तो लंबा हो जाता है। तो ये हो गया लंबा। जो दायां फेफड़ा है उसमें 3 पालियां पाई जाती हैं बच्चों, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर। 3 पालियां हैं। यहां पर हम देख सकते हैं इसकी 2 पालियां हैं, ओनली सुपीरियर और इंफीरियर। और हम इसको देख सकते हैं बच्चों कि ये जो है ये नली, ये
ऊपर से आपको शायद थोड़ा कट आ रहा होगा, लेकिन देखिए ये वाली जो नली है, ये नीचे देखिए, ये नली दिखाई दे रही है आपको, इसे ट्रेकिया या श्वास नली बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? ट्रेकिया या श्वास नली। आगे जाके ये श्वास नली श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है और ये श्वसनिकाएं और आगे जाके कूपिका वाहिनियों में बढ़ जाती है और कूपिकाएं अंदर जाके गुब्बारे जैसी छोटी छोटी कूपिकाएं पाई जाती हैं। देखिए ये जो है इसको हम मेन यानी कि मुख्य, प्राइमरी, प्राथमिक श्वसनिका बोल सकते हैं। और ये प्राथमिक आगे जाके और सेकेंडरी में, ये देखिए ये तो थी हमारी प्राथमिक, ये वाली प्राथमिक श्वसनिका, और आगे जाके देखिए ये सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक श्वसनिकाओं में बट जाती है। देखो कितनी सारी द्वितीयक श्वसनिकाएं हैं। और यहां पर देखिए बच्चों एक नोच पाई जाती है, एक गड्ढा टाइप का हल्का सा खिंचाव सा पाया जाता है, जिसे हम कार्डियक नोच कहते हैं। इसी तरीके से इस वाले में भी होगी, राइट में भी, जैसे लेफ्ट में है ऐसे ही राइट में भी होती है। तो ये हमने देखा फेफड़ों की संरचना, जैसा कि आप बता सकते हैं। अब आप देखिए आपके सामने डायग्राम है और मैं बोल रही हूं और आप साथ के साथ याद कीजिए कि श्वसनिका श्वास नली होती है, श्वास नली श्वसनिका में बढ़ती है, जिन्हें हम प्राथमिक श्वसनिका कहते हैं, और प्राथमिक श्वसनिका आगे जाके सेकेंडरी श्वसनिकाओं में बट जाती है और यहां पर एक कार्डियक नोच पाई जाती है। और हम बता सकते हैं फेफड़े दो होते हैं, दाएं और बाएं। दाएं में 3 लोब होते हैं, ये लंबाई में कम होता है और चौड़ा होता है। बाएं में 2 पालियां होती हैं, ये लंबाई में ज्यादा और चौड़ाई में कम होता है। तो आपने अभी देखा बच्चों फेफड़ों की संरचना, फेफड़ों के बारे में आपको मैंने बताया। अब देखिए बच्चों, ये जो अभी हमने बताया, ये नाक से जो वाहिनी जाती है और ये जाती है मुख से, तो ये ग्रसनी है, इसे नासा ग्रसनी बोला, इसको मुख ग्रसनी बोला। यहां से वायु आती है, यहां पर आके लैरिंक्स यानी कि कंठ आ जाता है। कंठ ग्रसनी यहां होती है और ये कंठ ग्रसनी कहां? कंठ में खुलती है। आके फिर आगे जाके एपिग्लोटिस होता है और फिर क्या होता है बच्चों? ट्रैकिया यानी कि श्वास नली आ जाती है और श्वास नली आगे जाके फेफड़ों में खुलती है। ये फेफड़े हैं देखिए। उसमें अभी अभी आपको बताया था कार्डियक नोच, यहां पर ये कार्डियक नोच है, यहां पर क्या है? हार्ट पाया जाता है, हृदय पाया जाता है और हृदय को कार्डियक कहते हैं। और हृदय के थोड़े से दबाव के कारण ये वाला फेफड़ा दब जाता है हल्का सा, और इसीलिए यहां पर जो नोच पाई जाती है हल्का सा जो घुमाव सा पाया जाता है, इसीलिए हमने बाएं फेफड़े को बोला था, इधर यहां पे जो जगह थी उसे बोला था हमने कार्डियक नोच। यहां बच्चों आप ये देख सकते हैं, ये उपास्थियों की उपास्थि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपने कान को देख सकते हैं। कान कितने सॉफ्ट होते हैं, ना तो वो हड्डी के होते हैं ना मांस के होते हैं, तो बीच वाली कंडीशन होती है और बीच वाली कंडीशन को बोलते हैं उपास्थि। ये जो उपास्थि है इसका बना होता है डायफ्राम मांसपेशियों की बनी संरचना है, और ये क्या होता है? फैल भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है। आगे हम देखिए बच्चों, इसको आगे थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, इस वाले डायग्राम को देखिए। ये श्वसनिका है, श्वास नली, और श्वसनिकाओं में खुल रही है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, ये आपको मैं हृदय वो जो रक्त परिसंचरण बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि जो हृदय में जो अशुद्ध रक्त लेके जाती हैं उनको हम धमनी बोलते हैं, फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। ये रही, नीले रंग की है। नीले रंग से हम बता सकते हैं कि अशुद्ध रक्त जो फेफड़ों में आता है वो कौन सा है बच्चों? पल्मोनरी आर्टरी। हृदय से देखिए अशुद्ध रक्त तो आएगा अंगों से, विभिन्न अंगों से होता हुआ, और ये अशुद्ध रक्त जो लेकर आती है वो फुफ्फुसीय धमनी लेके आती है फेफड़ों। धमनी जबकि शुद्ध का काम करती है, एक अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी, जिसको धमनी बोला जाता है, लेकिन धमनी होते हुए भी इसमें अशुद्ध रक्त बहता है बच्चों।
और जो फेफड़ों में अब शुद्ध हो गया रक्त, शुद्ध यानी कि ये अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त है, वो कहां आ गया है बच्चों, इसमें आ गया किसमें, एल्वियोलाई यानी कि कूपिकाओं में। अब कूपिकाओं में ये रक्त आ गया तो यहां पर पतली झिल्ली होती है और रक्त की केशिकाएं हैं पतली पतली, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहां छोड़ देती हैं, कूपिकाओं में, और कूपिकाओं से वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहां से वापस होते हुए बाहर निकाल दी जाती है। देखिए फिर श्वसन क्रिया की जाती है, ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन आती है तो अब कूपिकाओं में ऑक्सीजन आ गई है और अब ये ऑक्सीजन कहां मिल जाती है, रक्त के साथ मिल जाती है और तब रक्त कैसा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो गया ऑक्सीजन के आने से। सारी शिराएं, सारी वेन्स अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती हैं। ये एक अपवाद है कि पल्मोनरी वेन है, फुफ्फुसीय शिरा, वो ऐसी शिरा है जो शुद्ध रक्त को लेकर जाती है, कहां लेके जाती है, हृदय तक, हार्ट तक। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से शुद्ध रक्त फिर विभिन्न वाहिनियों के द्वारा कहां पहुंचता है, अंगों तक पहुंचता है। ऑक्सीजन कहां पहुंच गई है बच्चों, अंगों तक पहुंच जाती है। अब देखिए बच्चों, हम आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं किस तरीके से ये फेफड़े और हृदय पसलियों के अंदर फिक्स हैं। हमने इसका सेक्शन दिखाया है, देखिए ये देखिए बच्चों, ये दायां फेफड़ा है, इधर आपको दिखाई दे रहा है राइट लंग, दायां फेफड़ा। ये है बच्चों लेफ्ट लंग, बायां फेफड़ा। और यहां पर ये देखिए हमने कट करके दिखाया है, ये पसलियां इस तरीके से आती हैं, इसको ढके रहती हैं फेफड़ों को। तो ये है रिब केज यानी कि पसलियों का पिंजर, पसलियों की हड्डियां हैं। इस हड्डियों के अंदर देखिए हमारे सॉफ्ट अंग, कोमल अंग कहां रहते हैं, इन हड्डियों के जो पिंजरा है उसके अंदर फिक्स रहते हैं। अब आपको दो अंग दिखाई दे रहे होंगे में, फेफड़े और देखिए ये आपको अब हृदय भी दिखाई दे रहा है, देखिए इस तरीके से फिक्स है हृदय। यहां पर देखिए ये आ रही है आपकी श्वास नली और आगे जाके पीछे से ये श्वास नली आगे जाके इन फेफड़ों में खुलती है और इस श्वास नली के ऊपर देखिए ये हृदय पाया जाता है। तो कहा जाता है ना, दाईं तरफ पाया जाता है हृदय, बाईं तरफ पाया जाता है, थोड़ी सी दाईं तरफ पाया जाएगा, हल्का सा। और अगर हम देखें डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ये बीच में है और बीच से हृदय हल्का सा लेफ्ट साइड में है। आप देख सकते हैं ये बीचों बीच में नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा लेफ्ट हो गया तो हम इसकी हृदय की कंडीशन बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि पूरा ही बाईं तरफ यहां पाया जाएगा, नहीं, यहां नहीं पाया जाता। देखिए यहां पर ये दायां फेफड़ा, ये बायां फेफड़ा, हृदय जरा सा बाएं फेफड़े को पुश कर देता है और यहां पर ये इसीलिए कार्डियक नॉच पाई जाती है। और हृदय वैसे देखा जाए तो बच्चों बीच से थोड़ा सा लेफ्ट होता है, बाकी बीच में ही पाया जाता है हृदय। तो यहां पर ये सॉफ्ट अंग है हृदय, फेफड़े, और ये बहुत कोमल अंग है, नाजुक अंग है, इसलिए ये पिंजरे के अंदर, और पिंजरा किसका है, हड्डियों का, जिससे डायरेक्ट हमें चोट ना लगे, डायरेक्ट ये क्या नहीं हो, हानिग्रस्त नहीं हो, इसलिए ये पसलियों के पिंजरे के अंदर पाए जाता है। कौन कौन, हृदय और फेफड़े, ये फेफड़े हैं बच्चों। अब आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा है, देखिए आपको क्लियर सा दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये मांसपेशियों का बना हुआ हिस्सा है और इसे बोलते हैं हम डायफ्राम। क्या बोलेंगे, डायफ्राम, डोम, डोम जैसा है, ये गुंबद जैसा है, इसलिए इसको डायफ्राम डोम बोल देते हैं बच्चों। और यहां पर देखिए ये पूरा का पूरा आपका एब्डोमेन है, पेट है, ये आपका यहां पर बच्चों क्या है, ये पेट, आप देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम, ये डायग्राम आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा किस तरीके से, देखिए यहां पर ये हृदय फिक्स है, ये बायां फेफड़ा, ये दायां फेफड़ा, इस तरीके से ये फिक्स है, तो हम देख सकते हैं बच्चों। आगे देखिए, जब श्वसन की क्रिया होती है
ऑक्सीजन अंदर आती है, फेफड़ों के अंदर आती है, तो क्या होता है, देखिए डायफ्राम की कंडीशन कहां है, यहां है, देखिए ये रही कंडीशन, ये आपको दिखाई दे रही होगी कि ये कंडीशन होनी चाहिए डायफ्राम की। लेकिन जब एयर आती है तो पुश होता है डायफ्राम, और डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है, देखिए नीचे आ गया, अपनी पोजीशन से कहां आ गया है, नीचे, और एयर फिर कहां आ जाती है, फेफड़ों के अंदर। तो यहां पर जब श्वसन की क्रिया होती है तो डायफ्राम गुंबदकार होता है, लेकिन जब एयर अंदर आती है तो इस पे प्रेशर पड़ता है और ये कैसा हो जाता है बच्चों, चपटा हो जाता है, देख सकते हो चपटा। तो जब श्वसन की क्रिया होती है तो डायफ्राम गुंबद से चपटा हो जाता है और गैस अंदर आ जाती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बच्चों। अब देखिए हम आपको ये बता रहे हैं किस तरीके से श्वसन हो रहा है। ऑक्सीजन गैस देखिए अंदर ली जा रही है, और देखिए ये अंदर ऑक्सीजन गैस आई, गैस का प्रेशर पड़ा तो यहां पर थोड़ा सा पसलियों पे दबाव पड़ता है तो ये फैलती हैं, और यहां पर ये जो डायफ्राम है देखिए नीचे की तरफ चला गया है, अपनी पोजीशन से नीचे, यानी कि ये कैसा हो जाता है, चपटा हो जाता है, अपनी पोजीशन से नीचे जाने पे चपटा हो जाता है, और एयर कहां आ जाती है, लंग्स के अंदर। अब किसी चीज को बाहर भेजना है तो यहां पर क्या होगा, अब दबाव पड़ेगा। तो पहले तो हम अंदर की कंडीशन बता रहे हैं कि ऑक्सीजन अंदर आई और फेफड़े फैल गए, ये जो डायफ्राम है वो चपटा हो गया, और इस तरीके से ऑक्सीजन अंदर आ जाती है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं इनहेलेशन, यानी कि निश्वसन या अंतः श्वसन। यहां पर ये चपटा हो जाता है डायफ्राम। अब देखिए बच्चों, अब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ गई है और इसको हमें बाहर निकालना है। बाहर निकालना है तो पुश करना पड़ेगा, पुश करने पे डायफ्राम क्या होता है, संकुचित होता है, ऊपर की तरफ जो गुंबद आकार है इसका जो ओरिजिनल आकार है उससे भी ज्यादा थोड़ा पुश होता है, और फेफड़ों को पुश करता है, फेफड़ों को पुश करता है, दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने के कारण यहां का दाब क्या होता है, बढ़ जाता है बजाय बाहर के दाब के, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल दी जाती है। और इस क्रिया को कहेंगे हम, क्या कहेंगे बच्चों, बहिश्वसन या उच्छ्वसन। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं ये श्वसन की क्रिया है, और यहां पर अंतः श्वसन में डायफ्राम चपटा हो गया, ब्रीथ, और यहां पर देखिए एग्जीबिशन कर देते हैं, इसका बाहर निकाल देते हैं, उच्छ्वसन कर देते हैं, बाह्य श्वसन कर देते हैं, दबाव पड़ता है, चपटा ना होके अब ये गुंबद आकार का होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। तो ये हमने देखा बच्चों। आज के लिए इतना ही। तो अभी हमने श्वसन की प्रक्रिया आपको समझाई डायग्राम के जरिए। अब आपके दिमाग में अच्छे से फीड हो गया होगा, तो इनको देखते हुए आप डायग्राम बनाते हुए अच्छे से याद करेंगे बोर्ड के लिए। थैंक यू बच्चों।